कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे जहन में रहेगी। सो गाइस, आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो कोई भी हो सकता है। आपके दोस्तों में से कोई, आपके पड़ोसी, या फिर आपके ही घर में से कोई। लेकिन आपको कभी एहसास भी नहीं होता कि आपके खिलाफ कौन आपके पीछे ये सब चीज़ें कर रहा है। एंड इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। प्यार, नफ़रत, जलन, बदला, और या फिर खुद का फ़ायदा। कभी कभी जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं वही आपके बारे में अंदर ही अंदर क्या सोच रखते हैं वो आपको ही नहीं पता होता। ये कहानी है ऐसी एक फैमिली की जिनके पड़ोसी ही उनके जानी दुश्मन थे। ये कहानी है मध्य प्रदेश की। बात है 2013 की, जब एक हंसता खेलता परिवार था सौरभ सिंह का। सौरभ की फैमिली में 5 मेंबर थे। इनके मम्मी पापा, इनके दादा और इनकी बुआ। और इनके पड़ोस में ही रहता था लक्ष्मण यादव, जिसके छोटे भाई का नाम था मंगल यादव। इनकी फैमिली में ये दोनों भाई और इनकी वाइफ थी। सौरभ सिंह और लक्ष्मण यादव, इन दोनों के घरों की एक कॉमन दीवार थी जिसकी वजह से इन दोनों के घर जुड़े हुए थे। इन लोगों का एक दूसरे के साथ इतना कुछ खास बॉन्ड नहीं था। नॉर्मली हाय हेलो, बस यहीं तक। और या फिर अगर कोई फंक्शन होता तो ये लोग नॉर्मली मिल लिया करते थे। हाँ, लेकिन जो सौरभ के दादाजी थे उनका इन लोगों के साथ उठना बैठना काफ़ी अच्छा था। ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी। लेकिन एक दिन इनके दादाजी घर आते हैं एंड सौरभ से कहते हैं, यार मुझे ऐसा लग रहा है ये जो लक्ष्मण है ना, ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बेसिकली लक्ष्मण यादव जो थे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। इनके बीच का ये डिस्कशन घर के सब लोग सुन रहे थे एंड ये बात ऐसे ही आई गई हो जाती है। लेकिन कुछ दिन से ये जो लक्ष्मण यादव की वाइफ थी और इनके छोटे भाई की जो वाइफ थी, ये दोनों की दोनों हर रात 8 या 8:30 के करीब इन लोगों के गेट पर आकर नॉक करती थी, और कई बार तो सीधा अंदर ही आ जाती थी। लेकिन इस बात पर भी ये लोग इतना गौर नहीं करते, पड़ोसी थे ना। एक दिन सौरभ के दादाजी घर आते हैं एंड उनके हाथ में प्रसाद होता है जो कि वो नॉर्मली फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। इतने में सौरभ की माँ आती हैं एंड वो उनसे पूछती हैं, जिस पर कि उनके दादाजी बोलते हैं, हाँ ये प्रसाद लक्ष्मण यादव औरों के घर से आया है। उनके घर में कोई पूजा थी छोटी सी। ये सुनकर सौरभ की मम्मी बोलती हैं, उन्होंने तो किसी को भी नहीं बुलाया, तो फिर ये प्रसाद? जिस पर कि दादाजी बोलते हैं, हाँ मैंने पूछा था तो वो बता रहे थे कि लक्ष्मण जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बस घर में नॉर्मली शुद्धि वगैरह करवाई थी, तो बस उसी का ही प्रसाद है ये। ये बात सौरभ की मम्मी को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है। वो सोच रही होती हैं कि ऐसी भी कौन सी पूजा थी, तो वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो उस प्रसाद को डिस्कार्ड कर देंगी, बेसिकली नहीं खाएंगी और या फिर किसी और को नहीं खिलाएंगी। एंड वो किसी पेड़ या पौधे के नीचे उसे रख देंगी। इतने में वो कुछ वक्त के लिए काम में लग जाती हैं और इनके फादर, बेसिकली सौरभ के फादर, वहाँ आते हैं और वो उस प्रसाद को पूरा खा लेते हैं। ये बात सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी क्योंकि सौरभ के फादर की एक आदत थी, वो कभी भी किसी का भी प्रसाद नहीं खाते थे एंड ये बात उस घर में सबको पता थी। इतने में जब उनकी वाइफ वहाँ आती हैं और जब वो देखती हैं कि वो पूरा का पूरा प्रसाद खा चुके हैं, वो एकदम से बोलती हैं, अरे अरे आपने ये प्रसाद क्यों खा लिया? आप तो कभी नहीं खाते, और ये तो पता नहीं कौन सी पूजा का प्रसाद है, पड़ोस से आया था। जिस पर कि उनके हस्बैंड बोलते हैं, तो क्या हो गया, मेरा मन कर गया तो मैंने खा लिया। इन दोनों की इस बात पर एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट होती है, बट प्रसाद तो अब खा लिया गया था। इसके बाद ये लोग इस बात को भी छोड़ देते हैं
एंड इनकी वाइफ भी इतना ज़्यादा ध्यान ना देकर बाकी के काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे, वो प्रसाद नॉर्मल नहीं था। उस दिन के बाद 1-2 दिन तक चीज़ें नॉर्मल ही थी एंड एक दिन ये लोग मंदिर जाने का डिसाइड करते हैं, वीकेंड के दिन। सौरभ के फादर काफ़ी एक्टिव पर्सन थे, उनको घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो ये लोग वीकेंड में घूमने के लिए चले जाते थे। तो बस उस दिन भी ये लोग मंदिर जाते हैं एंड दर्शन वगैरह करके जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो सौरभ नोटिस करता है कि उनके फादर के चलने का तरीका काफ़ी बदल चुका है। वो बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे एक बहुत ज़्यादा थका हुआ आदमी चलता है, लेकिन वो किसी को बोल नहीं रहे थे, जो कि सौरभ के लिए काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि उनकी चाल साफ साफ बता रही थी कि वो बुरी तरह से थक चुके हैं। वहाँ से आने के बाद नेक्स्ट डे से ही उनके फादर जैसे ही काम से आते वो सीधा बेड पर लेट जाते। उनसे कोई भी पूछता तो वो बस यही कहते, पता नहीं मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड ये बात अब हर दिन रिपीट होने लगी थी। सौरभ के फादर काम से जल्दी आते और पूरे वक्त बस बेड पर ही रहते थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी और 2 महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने 15 किलो वेट लॉस कर दिया था। वो पहले से ही थोड़े स्लिम पर्सन थे, लेकिन अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस बीच इन 2 महीनों में उनकी फैमिली उनको काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाती है, लेकिन टेस्ट हमेशा नॉर्मल आते थे और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता था। इसी के चलते एक दिन इनकी वाइफ नोटिस करती है कि उनके हाथ में एक कट पड़ा है जिस पर से खून आ रहा है, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा। ये देखकर उनकी वाइफ को शक होता है एंड इसके बाद वो उनका ब्लड शुगर टेस्ट करवाती हैं और उनका ब्लड शुगर का जो लेवल था वो करीब 590 के आसपास था। एंड इसके बाद उनकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं। सौरभ के फादर को अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे उन्होंने एक अच्छी लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया एंड कुछ टाइम बाद उनका शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगा। साथ साथ में उनकी मेडिसिन एंड उनको इंसुलिन के इंजेक्शन तो लग ही रहे थे। इन सब के बाद सबको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। सब लोगों को यही लग रहा था कि उनको शुगर की बीमारी थी, लेकिन तब तक जब तक चीज़ें और ज़्यादा डार्क नहीं होती। अब इसके बाद उनके फादर कुछ भी खाते उनको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती। वो हर वक्त कहते थे कि उनके स्टमक में कुछ फंसा हुआ है। देखते ही देखते उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एंड इतना ही नहीं, उनकी लाइफ की कहानी बस 15 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते और 15 दिन घर पर, यही थी। हॉस्पिटल जाकर वो थोड़ा सा ठीक होते एंड वापस आते, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको दोबारा से हॉस्पिटल जाना पड़ता। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। या तो डॉक्टर उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे थे, या फिर उनके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो उनकी समझ से परे थी। फिर एक दिन सौरभ के फादर ऐसे ही बीमार हालत में घर आते हैं एंड उनको देखकर सौरभ के दादाजी का कोई इतना खास रिएक्शन नहीं था, जैसे कि उनको फ़र्क ही ना पड़ता हो। और इतना ही नहीं, उन्होंने सौरभ के फादर की तरफ देखकर बोला, ये सब जो ये कर रहा है ये सब नाटक कर रहा है। और एक दिन तो उन्होंने सौरभ के फादर को एक लिस्ट पकड़ा दी कि मैंने तुझ पर और तेरे बच्चों पर इतना इतना खर्चा किया है, तू मुझे कब ये पैसे लौटाएगा। जिस पर कि पूरा का पूरा घर हैरान था। ऐसे वक्त पर ऐसी बातें कौन करता है। ये देखने के बाद तो मानो सौरभ के फादर का दिल टूट गया था। इसके ही चलते अगले दिन एक न्यूज़ आती है कि जो लक्ष्मण तिवारी था वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। लक्ष्मण यादव की जो तबीयत थी वो इस रेट से ठीक हुई जो कि बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल रेट था। मोहल्ले के सारे लोग हैरान थे। ऐसा इंसान जो कि मरने की हालत में था इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर भगवान की कृपा हुई हो, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी।
एक दिन सौरभ के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे और इनकी बुआ कुछ काम कर रही थी। सौरभ के घर में एक नींबू का पेड़ था जिसकी कुछ ब्रांचेस लक्ष्मण के घर की तरफ भी जाती थी और ये पेड़ उसी बाउंड्री से लगकर था जो इन दोनों के घरों को जोड़ा करती थी। तो ऐसे ही सौरभ की बुआ उस दिन घर का कुछ काम कर रही थी कि तभी उनकी नज़र उस नींबू के पेड़ के एक टहनी पर जाती है जिस पर कि एक बहुत छोटी सी पॉलीथिन लगी हुई थी एंड उसके अंदर कुछ रखा हुआ था। जैसे ही उनकी बुआ ये देखती हैं, उनको पता नहीं क्या होता है, वो पूरे मोहल्ले के लोगों को बुला लेती हैं और सौरभ के दादाजी को भी। एंड वो कहती हैं कि देखो इन पड़ोसियों ने हमारे घर पर क्या टांगा हुआ है। और वो उनसे पूछने लगती हैं कि बताओ ये क्या है इसके अंदर। जिस पर कि लक्ष्मण की वाइफ बोलती है इसके अंदर तो कुछ फूल हैं, बस पूजा के थे तो फेंक तो सकती नहीं थी तो मैंने इस पर टांग दिया। जिस पर कि सौरभ की बुआ बोलती है अगर तुम्हें लटकाना ही था तो अपने दूसरे पेड़ पर लटकाते ना। देखो तुम्हारे आम के पेड़, तुम्हारे अमरूद के पेड़, इतने सारे तो पेड़ हैं, इस पर क्यों टांगा हुआ है, उतारो इसको अभी के अभी। इतना सब कुछ सुनने के बाद वो लोग उस पॉलीथिन को हटा देते हैं ताकि बात आगे ना बढ़ जाए। और इतना होते ही कम से कम 2 दिन बाद सौरभ के फादर, जो कि 15-15 दिन तक एडमिट रहा करते थे, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ जाते हैं। उनके आने के बाद उनकी बुआ ये सारी की सारी बातें उनको बताती हैं। ये सुनने के बाद सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर था। सबको कहीं ना कहीं पता चल गया था कि ये जो पड़ोसी हैं यही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सौरभ की मदर को वो वाली बात भी याद आती है जब इनके दादाजी वो प्रसाद लेकर आए थे। इन्होंने जैसे जैसे डॉट जोड़ना शुरू किया सब कुछ खुद ब खुद क्लियर होता गया। और इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल के साथ साथ दूसरे तौर तरीके भी अपनाना शुरू किए। वो जितने लोगों को जानती थी उन्होंने सबसे पूछा कि वो किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ब्लैक मैजिक में हेल्प करे, उसको हील कर सके। जब जब उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में रहते थे वो तब तब ऐसे ही जेन्युइन पर्सन को ढूंढती थी जो कि उनकी हेल्प कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त खराब हो तो सही काम भी बिगड़ जाते हैं। अब घर में इनके जो दादाजी थे उनको सब पता था कि घर में क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ सौरभ के फादर को दिखाया जा रहा है। तो जब भी इनको टाइम मिलता ये लक्ष्मण यादव के घर जाकर उनको सब कुछ बता देते कि सौरभ के फादर को कहाँ कहाँ दिखाया जा रहा है। बेसिकली सौरभ के दादाजी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में थे। सौरभ के फादर की हालत भी लगातार खराब होती जा रही थी। उनको कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। खाना वो नहीं खा पाते थे और ना उनको नींद आती थी। उनको नींद की गोलियां देने के बाद भी वो कभी नहीं सोते थे। उनको रात में किसी भी टाइम देखें तो उनकी आंखें हमेशा खुली रहती थी और वो बस ऊपर देखते रहते थे जैसे कि उनको कोई दिखाई दे रहा हो। अब धीरे धीरे सौरभ के फादर की मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ने लगा। वो अब खुद से ही बातें करते थे। और एक दिन बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ होती है। एक दिन ये अपनी वाइफ को अपने पास बुलाते हैं एंड कहते हैं तू बच्चों को जहर दे दे और उसके बाद हम भी सुसाइड कर लेंगे। ये सुनते ही इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन स्टिल वो हेल्पलेस थी। एक दिन इनकी वाइफ को एक पंडित जी का पता चलता है जो इनको 2 दिन बाद का टाइम देते हैं। वो दिन आते ही ये वो बात भूल जाती हैं कि इनको उन पंडित जी के पास जाना था। इवन दो इनको हर बात, हर एक ज़रूरी बात अपनी लाइफ में याद रहती है, लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो ये बात भूल जाती हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये बात याद आती है वो फ़ौरन उसी वक्त पंडित जी के पास जाती हैं। एंड जब वो उनको बोलते हैं तो वो अपनी बातों से ही मुकर जाते हैं कि मैंने तुमको कब बुलाया। ये सब होने के बाद जो भी उम्मीद इनकी वाइफ के अंदर थी कि इनके हस्बैंड अब ठीक हो सकते हैं, वो भी नहीं रहती। और अगले 2 दिनों में ही एक रात वो अपने हस्बैंड को फांसी के फंदे पर लटका देखती हैं।
ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। पूरे घर में शोर मचने लगता है, मोहल्ले के लोग आ जाते हैं एंड पुलिस को भी कॉल किया जाता है। पुलिस के आने के बाद जब उनकी डेड बॉडी उतारी जाती है तो उनके पॉकेट में एक नोट मिलता है जिस पर कि साफ साफ लिखा हुआ था, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और मेरे पिताजी ने जो भी कहा किया कोई उनको कुछ ना बोले और उनकी इज्जत करे। इस सब के बाद सौरव ने एक चीज़ नोटिस की थी। जहाँ पर इनके फादर फांसी पर लटके थे ठीक उसके नीचे एक छोटा सा क्रॉस बनाया गया था। लेकिन उस टाइम पर वो कुछ नहीं करता और नॉर्मल सारे रिचुअल के साथ उनके फादर का अंतिम संस्कार हो जाता है। चीज़ें गुजरती हैं, दिन गुजरते हैं और बस ऐसे ही सौरभ अपने फादर को याद करता था। लेकिन एक दिन उसने अपनी छत की बाउंड्री पर वही निशान देखा जो उसने अपने फादर की डेड बॉडी के नीचे देखा था। ये देखने के बाद जब उसने चीज़ें थोड़ा और ढूंढनी शुरू करी तो उसको एक कटा हुआ नींबू मिलता है जिसके अंदर सिंदूर भरा हुआ था। वो नींबू कमरे के कोने में पड़ा था और साफ साफ लग रहा था कि किसी ने उनके घर में वो फेंका है और जिस रास्ते से वो आ सकता था वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी कि वो पड़ोस से आया है। वही लक्ष्मण यादव जिसकी तबीयत एक वक्त पर मरने वाली हो गई थी। वो पूरे घर में घूमता था, पूरे मोहल्ले में वो ठीक होकर घूमता था। सबको यही लगता था कि उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है जिसकी वजह से वो ठीक हो गया है। सौरभ के फादर की डेथ को 13 दिन हो चुके थे लेकिन स्टिल उनके दादाजी का बिहेवियर सुधरा नहीं था। वो अपने घर वालों से बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं किया करते थे और तो और लक्ष्मण यादव के घर स्टिल जाया करते थे। वो उन लोगों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि वो उनकी ही फैमिली है और ये लोग नहीं। लेकिन कोई कुछ करे न करे बट कर्मा हमेशा वापस आता है। इस इंसिडेंट के बाद कुछ 5 सालों के अंदर लक्ष्मण यादव की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब टाइम आ चुका था कोविड का और लक्ष्मण यादव के पिता की तबीयत खराब होने लगती है और फिर से इनके घर में पूजा पाठ शुरू हो जाता है। सौरभ के घर वालों को डर था कि जिस तरह सौरभ के फादर को टारगेट किया गया था कहीं इस बार उनके दादाजी को टारगेट ना किया जाए। वो लोग हर दिन अपना पूरा घर चेक करते थे कि कहीं उनके घर में और कुछ ना मिल जाए। उनको बस इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं दादाजी उनके घर जाकर कुछ खा वगैरह ना ले। लेकिन उस वक्त लॉकडाउन के चलते इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी और देखते ही देखते लक्ष्मण यादव के फादर की डेथ हो गई। और इसके बाद जब वो उनके अंतिम संस्कार के चलते गांव गए, लक्ष्मण यादव का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसके पैरों के अंदर ब्लड क्लॉट जम गया। डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बच पाएगा और उसके कुछ दिनों बाद ही 4 अगस्त 2024 को लक्ष्मण यादव की भी डेथ हो जाती है रात 3 बजे। सौरभ सिंह का कहना यही था कि ये वही टाइम है जब उनके फादर ने भी अपने आप को ख़त्म कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी डेथ के कुछ दिनों बाद इसकी मदर की भी डेथ हो जाती है और फिर इसका भाई भी नहीं बच पाता। और देखते ही देखते इनकी जो वाइफ थी उनके साथ साथ इनके भाई की बीवी दोनों विडो हो जाती है। इसी तरह इस स्टोरी का एंड होता है एंड सौरभ की मम्मी को ज़िंदगी भर इस बात का रिग्रेट रहेगा कि उन्होंने उसी दिन उस प्रसाद को फेंका क्यों नहीं। खैर, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बस आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे कितना खुश होते हैं, आपकी कामयाबी से, आपके रहन सहन से कितना खुश हैं, ये आपको नहीं पता। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।